नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। और मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा। और आज हम भाग 5 के ही अध्याय 5 में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसका अध्ययन करेंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो कौन होता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में है। ये अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वो किस अनुच्छेद है उनसे संबंधित वो बताइए। तो 148 से 151 तक कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में है। अब क्या जरूरत थी संविधान में इस पद को रखने की, क्योंकि इसका मुख्य कार्य है जो संचित निधि है, आकस्मिक निधि है या केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं जिस धन का आय और व्यय का लेखा जोखा रखना चाहिए, क्योंकि ये सारे का सारा धन जो है वो जनता का है और लोकतंत्र में इस धन को जो है सार्वजनिक करने की जरूरत है, पारदर्शिता की जरूरत है। तो इसके लिए एक अधिकारी की जरूरत थी और वो था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जब इस पद को रखा गया संविधान में तब बी आर अम्बेडकर ने कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। अब क्योंकि इसका काम है सार्वजनिक आय और व्यय को जनता के सामने रखना। सबसे पहले कैग कौन थे? नरहरि राव थे। 1935 के अधिनियम से लिया गया है, यानी नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक है उसे 1935 के अधिनियम से लिया गया है। लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कैग के संबंध में। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक किसे कहा जाता है। तो कैग को कहा जाता है। भारत सरकार के सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो कैग को कहा जाता है। वित्त का सर्वोच्च संरक्षक किसे कहा जाता है? कैग को कहा जाता है। धन का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो कैग को कहा जाता है। कैग जो है उससे संबंधित अनुच्छेद है 148 से 151। तो अनुच्छेद 148 के अंदर जो है इसकी नियुक्ति से बारे में बताया गया है, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है, शपथ के बारे में बताया गया है, वेतन के बारे में बताया गया है, सेवानिवृत्त हो जाने के बाद किसी पद का पात्र नहीं रहेगा ये बताया गया है। और जो कार्यकाल है, हालांकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, 6 या 65 वर्ष जो पहले हो वो है। तो अभी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद जो अनुच्छेद 148 में जो बातें बताई गई है, चाहे वो नियुक्ति है, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है, चाहे वो शपथ है, चाहे वेतन है, चाहे कार्यकाल है, चाहे सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपात्रता है, ये सभी जो है डिटेल से बताई जाएंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुच्छेद 148 नियुक्ति। राष्ट्रपति की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति। फिर इसे पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, जो अनुच्छेद 124 के क्लोज 4 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की रीति है, उसी रीति से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटाया जा सकता है। अब वो रीति क्या है वो देखेंगे। साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर, यानी साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के 50% यानी बहुमत द्वारा, यानी एक प्रकार का मत हो गया, तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति को के सामने उसी सत्र में, यानी जिस बैठक में ये आरोप लगाया गया और समावेदन लाया गया है, उसी सत्र के अंदर राष्ट्रपति के समक्ष आदेश जाएगा ये समावेदन। और राष्ट्रपति अगर आदेश देता है तो फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटना पड़ेगा। यानी संसद के दोनों सदनों का दोहरा बहुमत, कुल सदस्य संख्या और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत से अगर कोई समावेदन पास कर दिया जाए और उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाए और राष्ट्रपति क्या करे, उस समावेदन
पर मंजूरी दे दे तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटना पड़ेगा। फिर है शपथ। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के सामने जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शपथ लेगा। वेतन जो है, क्योंकि किस रीति से हटाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रीति से, जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं उसी रीति से हटाया जा रहा है, तो इसका वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन होता है 2,80,000 और जो अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन होता है 2,50,000। तो वेतन होगा 2,50,000। और वेतन भी जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है उसको वेतन जो है संसद निर्धारित करती है, संसद निर्धारित करती है। और वेतन कहां से दिया जाता है? संचित निधि से, संचित निधि से। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद। कहां से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वेतन में पद निवृत्त होने के पश्चात, यानी जब वो रिटायर हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा, उसके पश्चात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है राज्य या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण करने का पात्र नहीं होगा, वो अपात्र हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जब अपने पद से रिटायर हो जाएगा तब क्या वो अन्य पद को धारण कर सकता है? तो नहीं कर सकता। ये था नियुक्ति, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, शपथ, वेतन और कार्यकाल की बात करेंगे। तो कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब इसके अंदर क्या होगा कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो है, अगर पहले 65 वर्ष हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति 63 वर्ष की एज में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना है तो वो सिर्फ 2 वर्ष और रहेगा, यानी 65 वर्ष तक। अगर कोई व्यक्ति 50 की आयु में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना है तो वो 6 वर्ष को धारण करेगा, अर्थात 56 वर्ष की आयु तक वो रहेगा। तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, जो पहले हो, ये इसका कार्यकाल है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो शक्तियां हैं उन्हें देखेंगे। अनुच्छेद 149 में शक्ति एवं कर्तव्य जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे वो ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के क्या होंगे? शक्ति व कर्तव्य होंगे। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्य के लेखाओं के जो प्रारूप है, फॉर्म है, वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, लेकिन निर्धारित करने से पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सलाह से ही तय करेगा। फिर अनुच्छेद 151 जिसमें ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है और पेपर प्रतियोगिता परीक्षाओं के संदर्भ में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 151(1) और 151(2) महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 151(1) में कहा गया है कि संघ के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा। कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो संघ सरकार से संबंधित जितनी भी लेखा है उनका प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। वही अनुच्छेद 151 का क्लोज 2 जो है वो ये कहता है कि राज्यों की जो लेखा है उससे संबंधित प्रतिवेदन को राज्यपाल के समक्ष रखाएगा और राज्यपाल उस प्रतिवेदन को विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 151(1) संघ के लेखाओं की जांच, अनुच्छेद 151 क्लोज 2 राज्य के लेखाओं की जांच, राज्य की लेखाओं की जांच करने के बाद राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष, संघ के लेखाओं की जांच करके राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उन्हें दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। संचित निधि, आकस्मिक निधि के जो आय व्यय है उसका परीक्षण भी कौन करता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। तो
ये था हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिससे संबंधित सभी प्रश्नों का समायोजन करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।